तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर, लेडी स्टेन पर। यकलक लेडी स्टेन की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। खामोश हो जाओ, वो शैतान आदमी बाहर बैठा हुआ है। उसने खौमाखा मुझे और तुम्हें आपस में लड़ा दिया है। कर्नल लॉज ने दबे दबे लहजे में कहा। जाकर उसे गोली मारो और फिर मुझसे हाथ बांधकर माफी मांगो, वरना मैं अभी वापस चली जाऊंगी और आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी। लेडी स्टेन ने उसी तरह चीख कर कहा। अच्छा इरादा है, टाइगर ने यकलक कमरे में दाखिल होते हुए कहा। उसने देख लिया था कि लेडी स्टेन बेड पर बैठी हुई है, जबकि कर्नल लॉज दरवाजे की तरफ पुश किए हुए बेड के साथ खड़ा था। कर्नल लॉज ने अपनी पोस्ट पर टाइगर की आवाज सुनकर तेजी से लाशौरी तौर पर पलटना चाहा, लेकिन टाइगर पहले ही तैयार था, इसलिए उसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसने पूरी कुव्वत से मशीन पिस्टल का भारी दस्ता कर्नल लॉज के सर पर मार दिया। कर्नल लॉज चीख मारकर आगे की तरफ गिरा और उसका जिस्म बेड पर बैठी हुई लेडी स्टेन से टकराया और फिर वो लेडी स्टेन को लेता हुआ बेड पर ही औंधा हो गया। लेडी स्टेन ने चीखते हुए उसे यकलत वापस धकेला ही था कि टाइगर ने कर्नल लॉज के सर पर दूसरी जोरदार जर्ब लगा दी और इसके साथ ही उसका दूसरा बाजू कॉस की सूरत में घुमा और उछलकर टाइगर पर हमला करने की कोशिश करती हुई लेडी स्टेन कनपट्टी पर मुड़ी हुई उंगली के हुक की जोरदार जर्ब खाकर चीखती हुई घूमकर आधी जमीन पर और आधी बेड पर गिर गई। कर्नल लॉज दो भरपूर जर्बे खाकर पहले ही पहलू के बल गिरा हुआ था। लेडी स्टेन ने नीचे गिरते ही बेड पर मौजूद अपने जिस्म को उठाकर कलाबाजी खाने की कोशिश की, लेकिन उसके दोनों पैर कर्नल लॉज के जिस्म से अटक गए और फिर रद्दे अमल के तौर पर उसका बेड से नीचे लटका हुआ जिस्म जैसे ही ऊपर को उठा, टाइगर ने इस बार उसके सर पर मशीन पिस्टल का दस्ता मार दिया और लेडी स्टेन चीखती हुई एक झटके से वापस उसी सूरत में गिर गई जैसे पहले थी, लेकिन इस बार उसके जिस्म में हरकत न थी। टाइगर ने मशीन पिस्टल एक तरफ रखा और फिर झुककर उसने कर्नल लॉज को उठाकर कांधे पर डाला और साथ ही एक तरफ पड़ी हुई बाजुओं वाली कुर्सी पर डाल दिया। कर्नल लॉज का जिस्म बेड से उठते ही बेहोश लेडी स्टेन का जिस्म खिसककर हल्के धमाके से फर्श पर गिर गया। टाइगर ने लेडी स्टेन को उठाकर कांधे पर डाला और फिर बाहर वाले कमरे में ले जाकर उसने उसे कुर्सी पर डाल दिया जिस पर पहले उसे बिठाकर बांधा गया था। फिर उसने एक तरफ पड़ी हुई दूसरी कुर्सी उठाकर साथ रखी और अंदरूनी कमरे की कुर्सी पर बेहोश पड़े हुए कर्नल लॉज को उठाकर उसने कांधे पर डाला और फिर उसे भी लाकर दूसरी कुर्सी पर डाल दिया। पहले उसने उसी अंदरूनी कमरे में कर्नल लॉज को रस्सियों से जकड़कर पूछगुछ करने का सोचा था, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया क्योंकि वहां मौजूद डबल बेड की वजह से जगह बेहद तंग हो गई थी और चूंकि फ्लैट मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था, इसलिए बाहर आवाज जाने का कोई खदशा न था। टाइगर ने वहां पड़ी हुई रस्सी उठाकर उसके दो टुकड़े करके उसने एक टुकड़े से कर्नल लॉज को इस अंदाज में बांध दिया कि वो आसानी से हरकत भी ना कर सके और दूसरे टुकड़े से उसने लेडी स्टेन को भी उसी अंदाज में बांध दिया क्योंकि लेडी स्टेन ने जिस अंदाज में लड़ाई भिड़ाई की थी उससे मालूम होता था कि वो भी खासी तरबियत याफ्ता है, इसलिए टाइगर ने उसे भी खासे मोहतात अंदाज में बांधा था। टाइगर को मालूम था कि कर्नल लॉज टॉप सीक्रेट एजेंट रहा है, इसलिए उसने गांठ को किसी मारूफ अंदाज में लगाने की बजाय पाकिस्तानी अंदाज में इस तरह लगाई थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो आसानी से मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। कि कर्नल लॉज किसी सूरत भी से खुल ना सकता था और फिर टाइगर ने वापस जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद वो फोन की तरफ गया ताकि उसका रिसीवर उठाकर एक तरफ रख दे क्योंकि उसे मालूम था कि कर्नल लॉज आसानी से जुबान नहीं खोलेगा और उसे खासा वक्त भी लग सकता था, इसलिए वो इस दौरान आने वाली कॉल सुनना नहीं चाहता था। रिसीवर अलहदा रखने का मतलब था कि कॉल करने वाले को एंगेज की टोन मिलती और वो कॉल खत्म कर देता, लेकिन जैसे ही टाइगर ने रिसीवर उठाया उसे एक खाना चमकता हुआ नजर आया जिसमें मखसूस हिस्से जल बुझ रहे थे और उन्हें देखते ही टाइगर समझ गया कि इस फोन में कॉल खुद ब खुद टेप हो जाती है ताकि अगर कॉल दोबारा सुनने की जरूरत पेश आए तो उसे आसानी से सुना जा सके। टाइगर को मालूम था कि जब वो बंधा हुआ था तो कर्नल लॉज ने कॉल सुनी थी। गो वो इस कदर आहिस्ता बोल रहा था कि टाइगर के कानों में उसकी वाज़ेह आवाज ना आ रही थी और फिर टाइगर की भी तवज्जो गांठ खोलने पर मरकूज थी। लेकिन कॉल सुनते हुए जिस मानी खेज नजरों से कर्नल लॉज बार बार टाइगर को देख रहा था वो टाइगर को याद था, इसलिए उसने कॉल सुनने के लिए बटन प्रेस करने शुरू कर दिए और चंद लम्हों बाद कॉल का टेप शुरू हो गया।
कॉल करने वाला कोई रिचर्ड था और फिर उसने जो बात की उस पर टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा और उसकी पूरी तवज्जो इस कॉल की तरफ मबसूल हो गई। जब कॉल खत्म हुई तो टाइगर ने एक तवील सांस लेते हुए बटन ऑफ कर दिए और फिर रिसीवर एक तरफ रख दिया। रिचर्ड ने कर्नल लॉज को बताया था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान काफिरिस्तान से फ्लाइट पर विलिंगटन पहुंचे थे। आखिरी लम्हात तक वो फ्लाइट के अंदर रहे थे, लेकिन वो पैसेंजर लॉन्ज में नहीं पहुंचे और रिचर्ड के आदमियों ने उनकी पूरे एयरपोर्ट पर चेकिंग की थी, लेकिन वो इस तरह गायब हो गए थे जैसे गधे के सर से सिंग। इस पर कर्नल लॉज ने उसे खासा लताड़ा था और उसे हुक्म दिया था कि वो पूरे विलिंगटन में उन्हें तलाश करे और फिर हर सूरत में उनका खात्मा करके उसे रिपोर्ट दे। अचानक टाइगर को एक ख्याल आया तो वो वापस मुड़ा और उसने फोन का एक बटन दबाकर मखसूस खाने वाले उस नंबर को चेक किया जिससे फोन किया गया था। जब उसे यकीन हो गया कि ये नंबर उसके जहन में नक्श हो गया है तो उसने बटन प्रेस कर दिया। कॉल से उसे मालूम हो गया था कि इमरान अपने साथियों के साथ काफिरिस्तान से विलिंगटन हवाई जहाज के जरिए आ रहा है और कर्नल लॉज ने पहले ही रिचर्ड और उसके ग्रुप को इमरान और उसके साथियों के खात्मे का मिशन दे रखा है। और अब रिचर्ड उसे रिपोर्ट दे रहा था कि इमरान और उसके साथी फ्लाइट के जरिए विलिंगटन पहुंचे जरूर है, लेकिन फिर गायब हो गए हैं। और टाइगर समझ गया था कि वो कैसे गायब हुए होंगे। उसे मालूम था कि इमरान जब भी किसी मिशन के तहत किसी दूसरे मुल्क का रुख करता है तो पहले वहां से ऐसी मालूमात हासिल करता है जिससे पता चल सके कि उनकी आमद के बारे में तो किसी को मालूम नहीं, और अगर मालूम है तो वो उसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई करने का प्लान बनाए हुए हैं। टाइगर ये सब कुछ सोचता हुआ कुर्सियों पर बेहोश पड़े हुए कर्नल लॉज और लेडी स्टेन के सामने पहुंच गया, लेकिन लेडी स्टेन तो उसके लिए बेकार थी। उसने जो कुछ मालूम करना था वो कर्नल लॉज से ही मालूम करना था। चुनांचे उसने उसे होश में लाने से पहले कुर्सी के उकुब में आकर रस्सी की गांठ को चेक किया कि कहीं गांठ को दुरुस्त अंदाज में लगाने में कोई कोताही तो नहीं हो गई। लेकिन जब उसे इत्मीनान हो गया कि गांठ दुरुस्त है तो उसने दोनों हाथों से कर्नल लॉज का मुंह और नाक बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कर्नल लॉज के जिस्म में हरकत के आसार देखकर टाइगर ने हाथ हटाए और पीछे हटकर खाली कुर्सी पर बैठ गया। ओ, तुमने रस्सियां खोल ली, वेरी बैड, कर्नल लॉज ने होश में आकर सिचुएशन को देखते हुए कहा। और टाइगर उसके मजबूत आसाब की बेख्तियार दाद देने पर मजबूर हो गया कि इन हालात में भी उसने बहुत जल्द अपने आसाब पर काबू पा लिया था। तुमने अपने तौर पर वाकई बड़ी कामयाब गांठ लगाई थी और मुझे इसे खोलने के लिए काफी वक्त दरकार था, इसलिए मैंने तुम्हारे और लेडी स्टेन के दरमियान झगड़ा कराने की कोशिश की और फिर मुझे अपने मकसद में उस वक्त कामयाबी हो गई जब तुमने इस कदर मजबूत आसाब के मालिक होने के बावजूद लेडी स्टेन पर हाथ छोड़ दिया। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा, मामलात मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। बहरहाल छोड़ो इसे। तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है कि किसी भी औरत को किसी भी वक्त अपने ढब पर लाया जा सकता है। कर्नल लॉज ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर असल बात पर आते हैं। तुमने ग्रीन वैली और टॉयलैंड में अपने आदमी तैनात किए हुए हैं, इनके बारे में जो तफसील है वो बता दो। टाइगर ने कहा। किस सिलसिले में? कर्नल लॉज ने कहा। ब्लैक हेड लेबोरेटरी की हिफाजत के सिलसिले में। टाइगर ने कहा। मेरा इससे क्या ताल्लुक? मेरी एजेंसी सरकारी तो नहीं है, कर्नल लॉज ने मुंह बनाते हुए कहा। कर्नल लॉज, मैं चूंकि एक सीक्रेट एजेंट का शागिर्द हूँ, इसलिए मुझे हर सीक्रेट एजेंट के साथ उनसियत होती है। मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई ऐसा हरबा आजमाऊं कि तुम सब कुछ बताने पर मजबूर हो जाओ, लेकिन फिर तुम्हें मौत के घाट उतारना पड़े। इसलिए जो कुछ मैंने पूछा है वो बता दो, मैं तुम्हें और लेडी स्टेन को जिंदा छोड़ दूंगा। टाइगर ने कहा तो कर्नल लॉज बेख्तियार हंस पड़ा। तुम अभी वाकई शागिर्द हो, जब उस्ताद बनोगे तो फिर कर्नल लॉज के सामने ये बात करना। तुम शायद कारसोमा के अमल के बारे में न जानते हो, लेकिन तुम्हारा उस्ताद बहरहाल इस अमल के बारे में जानता है, और जिसने कारसोमा का अमल कर रखा हो उस पर हर तरह का तशद्दुद बेकार होता है। और जहां तक मौत का ताल्लुक है तो ये हर लम्हे आम इंसान के साथ चिमटी रहती है, जबकि हम जैसे एजेंटों के साथ खुसूसन। कर्नल लॉज ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे मालूम है कि कारसोमा का अमल क्या होता है और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लेकिन कारसोमा के अमल को भी डॉज दिया जा सकता है, इसलिए इसे इस कदर पुरअसरार मत बनाओ। और सुनो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी मिन्नत और खुशामद करता रहूं, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूं कि जो मैंने पूछा है वो बता दो। टाइगर ने तेज लहजे में कहा। उसे अचानक ख्याल आ गया था कि किसी भी वक्त यहाँ कोई आ सकता है, इसलिए उसे जल्द अज जल्द इस मामले को मुकम्मल कर लेना चाहिए। तो फिर दे लो डॉज और मालूम कर लो मुझसे, कर्नल लॉज ने मुंह बनाते हुए कहा। तो टाइगर एक झटके से उठा और इसके साथ ही उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अलबत्ता उसने अपनी एक उंगली
किसी नेज़े की तरह सीधी कर ली थी। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कर्नल लॉज की एक आंख में उंगली मारकर उसे ज़ाय कर देना चाहता हो। लेकिन जैसे ही टाइगर कर्नल लॉज के करीब आया, यकलख्त उसकी दोनों टांगों पर जोरदार जरब लगी और टाइगर उछलकर उकब में मौजूद उस कुर्सी से टकराया जिस पर से उठकर वो आगे बढ़ा था। और फिर कुर्सी समेत नीचे गिरते ही टाइगर ने कलाबाजी खाई और कलाबाजी खाकर वो जैसे ही सीधा हुआ, उसने कर्नल लॉज को तेजी से अपने जिस्म के गिर्द से रस्सियां हटाते देखा। और फिर उसे समझ आ गई थी कि कर्नल लॉज ने उसके करीब पहुंचते ही यकलख्त दोनों घुटने उठाकर दोनों लातों से उसको जरब लगाकर उकब में उछाल दिया था। खबरदार, टाइगर ने तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वो फायर खोलता, कर्नल लॉज का हाथ यकलख्त इस तरह हरकत में आया जैसे उसने हाथ को झटका दिया हो और टाइगर के मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई और वो उछलकर पुष्ट के बल नीचे जा गिरा। उसके बाजू में कोई तेजधार छोटे से चाकू का बल आधे से ज्यादा घुस गया था और ये भी सिर्फ इसलिए हुआ था कि कर्नल लॉज के हाथ को हरकत देते देखकर वो तेजी से हटा था, वरना शायद ये चाकू ठीक उसके दिल में उतर जाता। उसके हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर एक तरफ जा गिरा था। नीचे गिरते ही टाइगर ने एक बार फिर उछलकर उठने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कर्नल लॉज उस पर छलांग लगा चुका था और फिर कर्नल लॉज के दोनों जुड़े हुए पैर उठने की कोशिश करते हुए टाइगर के सीने पर पड़े और टाइगर एक जोरदार झटके से वापस फर्श पर गिरा, जबकि कर्नल लॉज का जिस्म झटका खाकर उछला और उसने कलाबाजी खाकर दोबारा टाइगर के सीने पर पूरी कुव्वत से दोनों पैर मारने की कोशिश की। लेकिन टाइगर यकलख्त करवट बदल गया और कर्नल लॉज चीखता हुआ फर्श पर एक धमाके से गिरा, लेकिन उसका ऊपर का जिस्म यकलख्त घूमकर एक बार फिर उठते हुए टाइगर पर गिरा और दूसरे लम्हे टाइगर को यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी गर्दन किसी आहनी जंबूर में फंस गई हो। एक लम्हे के लिए उसके जहन पर अंधेरा झपटा, लेकिन दूसरे लम्हे उसका बाजू घूमा और न सिर्फ उसकी गर्दन से कर्नल लॉज के बाजू हट गए, बल्कि वो एक झटके से पीछे हट गया था। टाइगर ने भी यकलख्त झटका खाया और इसके साथ ही वो उठकर खड़ा हो गया था, लेकिन उसका एक बाजू लटका हुआ था और उसमें से खून मुसलसल निकल रहा था क्योंकि चाकू का पल अभी तक उसके बाजू में पेवस्त था। और फिर जैसे ही वो उठकर खड़ा हुआ, उसी लम्हे कर्नल लॉज जो कलाबाजी खाकर उससे एक लम्हा पहले उठकर खड़ा होने में कामयाब हो गया था, उस पर बिजली की सी तेजी से छलांग लगाई। टाइगर इस हमले से अपने आप को बचाने के लिए तेजी से दाएं तरफ को उछला क्योंकि कर्नल लॉज ने जिस अंदाज से उस पर छलांग लगाई थी उसका ज्यादा झुकाव बाएं तरफ था, इसलिए टाइगर दाएं तरफ को हो गया था। लेकिन कर्नल लॉज का जिस्म एक झटके से रास्ते में ही रुक गया और इसके साथ ही वो पूरी कुव्वत से टाइगर से टकराया और टाइगर उड़ता हुआ एक खौफनाक धमाके से दरवाजे के साथ ही दीवार से टकराया, जबकि कर्नल लॉज ने उस पर हमला करने के बाद उल्टी कलाबाजी खाकर सीधा होना चाहा। लेकिन इससे पहले कि वो कलाबाजी खाकर सीधा होता, टाइगर का दीवार से टकराकर नीचे गिरने वाला जिस्म उड़ने वाले सांप की तरह फिजा में उड़ता हुआ पूरी कुव्वत से उल्टी कलाबाजी खाते हुए कर्नल लॉज से टकराया और टाइगर कर्नल लॉज को रगीदता हुआ काफी दूर तक ले गया। और फिर कर्नल लॉज ने शायद टाइगर को हलाक करने का फैसला करते हुए आखिरी दाव के तौर पर दोनों टांगे घुमाकर टाइगर की गर्दन में डालकर अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश की। अगर वो इस कोशिश में कामयाब हो जाता तो टाइगर की गर्दन का टूटना लाजमी हो जाता। लेकिन टाइगर इमरान का शागिर्द था, उसने फाइटिंग इमरान से सीखी थी और इमरान ऐसा फाइटर था जिसने अपने तौर पर भी न जाने कौन कौन से दाव इजाद किए हुए थे। चुनांचे जैसे ही कर्नल लॉज ने दोनों टांगे मोड़कर टाइगर की गर्दन में डाली, उसकी रीढ़ की हड्डी टाइगर के उस बाजू की रेंज में आ गई जो ठीक हरकत कर रहा था और इसके साथ साथ उसका चेहरे का रुख इस अंदाज में था कि उसे उसकी पूरी पुश्त नजर आ रही थी। और फिर इससे पहले कि कर्नल लॉज मखसूस अंदाज में झटका देकर उसकी गर्दन तोड़ता, टाइगर ने मुट्ठी बंद करके उंगलियों के जोड़ों वाला हिस्सा पूरी कुव्वत से उसकी कमर के एक मखसूस हिस्से पर मार दिया। वैसे हिब्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर उसने अपनी गर्दन को अकड़ा कर रखा हुआ था ताकि अगर झटका पड़ ही जाए तो उसकी गर्दन पहले झटके में ना टूट सके। लेकिन झटका लगने की नौबत ही ना आई और रीढ़ की हड्डी पर जर्ब खाते ही कर्नल लॉज की दोनों टांगे ढीली होकर ना सिर्फ खुल गई बल्कि एक धमाके से वो फर्श पर इस तरह गिरा जैसे हजारों फीट की बुलंदी से वो नीचे फर्श पर आ गिरा हो। टाइगर बिजली की सी तेजी से घूमकर उठा क्योंकि उसे मालूम था कि इस जर्ब के असर का दौरानिया सिर्फ मिनट 1.5 मिनट ही होगा। इसके बाद कर्नल लॉज दोबारा हरकत में आ जाएगा। चुनांचे तेजी से उठते ही टाइगर की हथेली फर्श पर बेहिस पड़े हुए कर्नल लॉज के सीने पर पड़ी और कर्नल लॉज का जिस्म एक लम्हे के लिए तड़पकर जमीन से ऊपर हुआ और फिर न सिर्फ एक धमाके से गिर गया बल्कि उसका सर साइड की तरफ घूम गया। इसके साथ ही उसका तना हुआ जिस्म इस तरह ढीला पड़ता चला गया जैसे उसके जिस्म से रूह निकल गई हो और टाइगर बेख्तियार सीधा खड़ा हुआ और फिर वो तेजी से दौड़ता हुआ अंदरूनी कमरे में गया क्योंकि उसके दूसरे बाजू में अब जैसे जान ही ना रही थी और खून मुसलसल रिस रहा था। उसे मालूम था कि अगर चाकू का ये पल ज्यादा देर तक गोश्त के अंदर रहा
तो फिर सिवाय इसके कि उसका बाजू काटकर जिस्म से अलहदा कर दिया जाए और कोई चारा ना रहेगा, क्योंकि ज्यादा देर चाकू के फल के अंदर रहने से जहर फैलने का खदशा था। और उसे यह भी मालूम था कि अगर उसने फल खींच लिया तो फिर खून इस तेजी से निकलेगा कि टाइगर जल्दी कमजोरी का शिकार होकर बेहोश हो जाएगा। चुनांचे यही सोचता हुआ वह अंदरूनी कमरे में गया। उसे मालूम था कि ऐसे फ्लैट्स में फौरी तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल बॉक्स जरूर रखा जाता है, इसलिए अलमारी में मेडिकल बॉक्स मौजूद होगा। और वही हुआ। उसने जैसी ही अलमारी खोली उसमें मेडिकल बॉक्स मौजूद था, जो उसने घसीट कर बाहर निकाला और फिर उसे खोलकर उसने उसमें से पानी की बोतलें निकालकर बाहर रखी और फिर खून रोकने वाली पट्टी भी बाहर निकाल ली। इसके साथ ही उसने होंठ भींचे और पूरी कुव्वत से झटका देकर चाकू का फल खींचकर बाहर निकाल लिया। इसके साथ ही उसके जख्म से खून किसी फव्वारे की तरह निकला ही था कि टाइगर ने पानी की बोतल उठाकर जख्म पर पानी डालना शुरू कर दिया। 2 बोतलों के ढक्कन वो पहले ही खोल चुका था। चुनांचे मुसलसल पानी पड़ने से खून का बहाव रुक गया और जख्म भी साफ हो गया। तो टाइगर ने पट्टी उठाकर उसे दूसरे हाथ से अच्छी तरह बांध दिया। फिर वो उठा और बाहर आकर उसने एक हाथ से कर्नल लॉज को पकड़ा और उसे घसीटता हुआ वापस उसी कमरे की तरफ ले गया जहां अभी तक नीचे फर्श पर रस्सी पड़ी थी। टाइगर ने एक झटके से कर्नल लॉज के जिस्म को उठाकर कुर्सी पर डाला और फिर नीचे पड़ी हुई रस्सी उठाकर उसने उसे बगौर देखा और इसके साथ ही वो समझ गया कि कर्नल लॉज किस तरह आजाद हुआ था। उसने दाएं बाएं की कफ को ऊपर करके देखा तो उसकी कफ में एक सफेद रंग का मखसूस अंदाज का रिंग मौजूद था। इस रिंग को देखकर और अपने बाजू में से निकलने वाले चाकू की मखसूस साख देखते ही वो समझ गया कि ये मखसूस अंदाज का चाकू है, जो इस रिंग के साथ एक स्प्रिंग के जरिए मुंसलिक होता है और बाजू की मखसूस हरकत से इस चाकू से मुख्तलिफ काम लिए जा सकते हैं। कर्नल लॉज ने इस चाकू की मदद से रस्सी काटी थी और फिर मखसूस झटका देकर उसने ये चाकू उसके सीने में उतारने की कोशिश की थी, जो सीने की बजाय टाइगर के बाजू में पेवस्त हो गया था। टाइगर ने इमरान के पास ऐसा चाकू तो देखा था, लेकिन उस पर ज्यादा तवज्जो ना दी थी। लेकिन आज उसे एहसास हुआ था कि ये चाकू इमरजेंसी से निपटने के लिए खासा काम का है। फिर उसने रस्सी उठाकर कर्नल लॉज को दोबारा कुर्सी से जकड़ दिया। उसने एक बार फिर गांठ लगाई और फिर वो वापस मुड़ा ही था कि उसने लेडी स्टेन के मुंह से कराहत सुनी तो वो उसकी तरफ मुड़ गया। ये किसने मुझे बांधा है? क्या मतलब? ये कर्नल लॉज भी? क्या मतलब? लेडी स्टेन ने कर्नल लॉज की तरफ देखते हुए इस तरह टाइगर से मुखातिब होकर कहा जैसे ये सब कुछ अनोखी बात हो। और टाइगर ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय आगे बढ़कर मुड़ी हुई उंगली का हुक एक बार फिर उसकी कनपट्टी पर जड़ दिया और लेडी स्टेन चीख मारकर एक बार फिर ढलक गई। टाइगर ने उसकी नफ्स पर हाथ रख दिया। वो उसे मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसके नुक्ते नजर से लेडी स्टेन का सिवाय कर्नल लॉज के साथ होने के और कोई कसूर ना था। उसका असल हदफ कर्नल लॉज था। और फिर चंद लम्हों बाद उसे तसल्ली हो गई कि अब कम से कम 2 घंटों तक लेडी स्टेन होश में ना आ सकेगी। तो वो कर्नल लॉज की तरफ मुतवज्जह हो गया। उसने एक बार फिर गार्ड को चेक किया और फिर वो कुर्सी के उकुब से हटकर कमरे में उस फायर ब्लोवर को तलाश करने लगा। चंद लम्हों बाद उसे फायर ब्लोवर मिल गया। उसने उसे चेक किया तो ये जदीद तरीन फायर ब्लोवर था। उसका एक बटन दबाने पर इसमें से इंतहाई गर्म हवा निकलती थी, जबकि दूसरा बटन प्रेस करने से गर्म हवा की बजाय तेज शोला निकलता था। टाइगर ने फायर ब्लोवर को एक तरफ रखा और फिर आगे बढ़कर उसने पहले कर्नल लॉज के सीने पर एक हाथ से मखसूस अंदाज में मालिश करना शुरू कर दी, क्योंकि उसने उसके दिल पर जर्ब लगाकर उसे बेहोश किया था। और अब अगर वो दिल की धड़कन पूरी तरह बहाल किए बगैर उसे होश में ले आता तो कर्नल लॉज का दिल बिल्कुल उस गुब्बारे की तरह फट जाता जिसमें जरूरत से ज्यादा हवा भर दी जाए। उसके दिल पर लगने वाली मखसूस जर्ब ने दिल को इस अंदाज में पिचका दिया था कि दिल में पहुंचने वाले खून की मिकदार कम हो गई थी। अब अगर दिल की इस हालत को नॉर्मल हालत में लाए बगैर कर्नल लॉज होश में आकर हरकत करता या लंबा सांस लेता तो खून की सप्लाई यकलक दुगना हो जाती और दिल फट जाता। टाइगर की नजरें कर्नल लॉज के चेहरे पर जमी हुई थी, जिसकी सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता वापस आती जा रही थी। गो कर्नल लॉज ने टाइगर को हलाक करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन टाइगर उससे इंतहाई अहम मालूमात हासिल करना चाहता था, इसलिए वो उस पर इस तरह मेहनत कर रहा था जैसे वो उसका बेहद खैर ख्वाह हो। चंद लम्हों बाद जब उसके ख्याल के मुताबिक कर्नल लॉज का दिल पूरी तरह बहाल हो गया तो उसने दिल पर से हाथ हटाकर दोनों हाथों से कर्नल लॉज का मुंह और नाक बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद जब कर्नल लॉज के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हुए तो टाइगर ने हाथ हटाए और पीछे हटकर उसने फर्श पर उल्टी पड़ी हुई कुर्सी उठाकर सीधी की और फिर उस पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद ही कर्नल लॉज ने कराहते हुए आंखें खोल दी।
इसके साथ ही उसने सीधा होकर बैठने की कोशिश की, क्योंकि टाइगर ने उसे इस अंदाज में बांधा था कि उसके एक पैर को ऊपर करके उसने कुर्सी की लकड़ी से बांध दिया था, जिसकी वजह से उसका एक घुटना काफी ऊपर को उठा हुआ था, जबकि दूसरी टांग आम हालत में थी। टाइगर ने उस दूसरी टांग को भी कुर्सी के पैर के साथ बांध दिया था। चूंकि उसके बैठने की हालत नॉर्मल नहीं थी, इसलिए उसने लाशौरी तौर पर अपने आप को दुरुस्त तौर पर एडजस्ट करने की गर्ज से सीधा होकर बैठने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है बंधा होने की वजह से वो अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका था। तुम बच गए, हैरत है, आज तक इस डेडली लॉक से तो कोई नहीं बच सका। और हाँ, तुमने मेरी कमर और मेरे दिल पर किस टाइप के हमले किए थे मैं समझ नहीं सका। तुमने वाकई हैरत अंगेज तौर पर फाइट की है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कर्नल लॉज ने मुसलसल बोलते हुए कहा, ये सारी बातें फजूल है कर्नल लॉज, अब तक बहुत वक्त जाया हो चुका है, इसलिए तुम अब मेरे सवाल का जवाब दो ताकि इस मामले को फिनिश किया जा सके। टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा, कौन से सवाल? कर्नल लॉज ने चौंक कर पूछा। यही कि ग्रीन वैली में तुम्हारा क्या सेटअप है, उसकी पूरी तफसील और वहाँ के फोन नंबर्स वगैरह। टाइगर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैंने कारसुमा का अमल किया हुआ है, इसलिए मुझ पर तशद्दुद बेकार है। तुम मुझे हलाक तो कर सकते हो, लेकिन मुझसे मालूमात हासिल नहीं कर सकते। कर्नल लॉज ने मुंह बनाते हुए कहा, और मैंने तुम्हें कहा था कि कारसुमा के अमल को भी डॉज दिया जा सकता है। टाइगर ने कहा, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब मैं अपने जहन को ही ब्लैंक कर लूंगा तो तुम मुझसे कैसे कुछ मालूम कर सकोगे? तुम मुझ पर जो भी तशद्दुद करोगे उसका मुझ पर कोई असर नहीं होगा, कर्नल लॉज ने जवाब देते हुए कहा। तुमने पहले अपने डेडली लॉक दाव के नाकाम होने पर हैरत का इजहार किया था, अब अपने कारसुमा के अमल को डॉज मिलने पर हैरत का इजहार करना, टाइगर ने कहा और उठकर उसने फायर ब्लोअर को उठाया। चूंकि कर्नल लॉज इस अंदाज में बंधा हुआ था कि उसे अपने पैर और कुर्सी का निचला हिस्सा नजर ना आ रहा था, इसलिए वो ये देख ना सकता था कि टाइगर उसके पैरों के साथ क्या कर रहा है।